गुड मॉर्निंग। गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सामाजिक विज्ञान के यानी कि एसएसटी की भाग 2 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 जिसका शीर्षक है सरकार क्या है। सरकार, आप लोगों को पता है कि सरकार का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है सरकार, जैसे मोदी सरकार है, गहलोत सरकार है, या अमेरिका में जैसे जो बाइडेन सरकार है, या रूस में पुतिन सरकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या है। सरकारें वैसे दो प्रकार की प्रमुखताएं होती है। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी होती है राजतंत्रीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जो जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। जैसे अपने यहाँ जो चुनावों द्वारा होती है वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। और जो पुश्तैनी होती हैं, जो पारंपरिक तौर पर चुनी जाती है, या जो जैसे जन्मजात से होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, तो वो कौन सी होती है? वो होती है राजतंत्रीय सरकार। अब ये देखिए, यहाँ कुछ आपको अखबार की कतरनें दिखाई गई हैं। इसमें लिखा हुआ है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरा है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। ये इधर है प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। अब है सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। ये है इधर कि कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। इधर है सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सब क्या है? ये सब अखबारों की कतरन। अखबारों में आप लोगों से जैसे हेडिंग होती है, सुबह सुबह आप अपने यहाँ न्यूज़ बोर्ड पे लिखते हो, वैसे ही ये हेडिंग है। ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए। क्या इससे आप सरकार के जिन कार्यों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। अब पहला कार्य क्या है? सरकार है वो विभिन्न प्रकार के राहत कार्यक्रम चलाती हैं। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया राहत कार्य, ये सरकार की प्रायोरिटी होती है। दूसरा है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की 5 और न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। तो दूसरा हो गया नियुक्तियां। और तीसरा है कि कीमतों का निर्धारण या महंगाई पर रोक। चौथा हो गया कि विभिन्न सरकार कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगी, तो उसके लिए कानून बनाना। ये सब कार्य क्या हो गए? सरकार को हो गए। तो आज हम इस अध्याय में सरकार के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे या पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती हैं। तरह तरह से की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सरकारें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। और दूसरी हो गई राजतंत्रीय सरकार, यानी कि जहाँ राजा महाराजाओं का शासन होता है, वो होती है राजतंत्रीय सरकार। अभी वैसे हाल फिलहाल तो राजतंत्रीय सरकार कहीं नहीं है, हर जगह एक लोकतंत्रीय सरकार ही काम चलाई जाती है। लेकिन फिर भी जैसे इंग्लैंड में अभी भी जो महारानी है उनका शासन चलता है, लेकिन प्रमुख सरकार का सारा काम कौन करता है? वहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री करते हैं। वैसे ही नेपाल में भी राजशाही है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री का भी चुनाव किया जाता है। और अपने यहाँ तो पूर्णतः लोकतंत्र है ही। अब है हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं।
जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए। हर एक देश में विभिन्न निर्णयों को यानी कि अपने जो फैसले होते हैं उसको लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, और ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते सकते हैं। अब एक बात के तो निर्णय होता नहीं है, सरकार तो बहुत सारे काम करती है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, अब सरकार ही तय करती है कि सड़क कहाँ बनेगी और सड़क कहाँ नहीं बनेगी, स्कूल कहाँ खुलेगी कहाँ नहीं खुलेगी, कहाँ प्राइमरी स्कूल खुलेगी, कहाँ मिडिल स्कूल खुलेगी, कहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेगी। अगर कोई स्कूल खुली है तो प्राइमरी को मिडिल में कन्वर्ट करना है, या मिडिल स्कूल है तो इसको सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, तो ये भी फैसला कौन लेती है? ये सरकार लेती है, हम और आप नहीं लेते। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी भी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। अब क्या, जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्याज के जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो सरकार ने प्याज की कीमतें तय कर रखी थी। साथ ही पिछले कई दिनों में टमाटर के भी दाम बढ़ गए थे, तो सरकार ने टमाटरों के भी दाम निर्धारित किए थे। और अभी दीपावली के आसपास आप लोगों को पता होना चाहिए कि दाल का जो स्टॉक था वो सरकार ने दुकानों में और गोदामों में लिमिटेड कर दिया था। उसकी एक सीमा बता दी थी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक करके या अपने गोदाम में इससे ज़्यादा माल नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य चलाती है, जैसे भामाशाह योजना है, जन स्वास्थ्य बीमा योजना है, या फ्री में जो मेडिकल अभी दवाइयाँ वगैरह हॉस्पिटलों में मिलती है, फ्री में जांच वगैरह करानी है। ये सब कार्य कौन करता है? ये सब काम सरकारें करती है। इसके जैसे डाक और रेल सेवाएं भी कौन चलाता है? डाक और रेल सेवा सरकार चलाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। जैसे सरकार क्या करती है? सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। हमारे देश की जो सीमाएं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पे है? हमारी सरकार पे है। और दूसरों देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये तो नहीं है कि हर वक्त किसी से लड़ाई करे, झगड़ा करे, पाकिस्तान ने ये कह दिया तो इसको ये कर दिया, उसका वो कर दिया। नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी और बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, तो उनके साथ भी हमारे शांतिपूर्ण संबंध है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि किसी देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करनी है देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता करती है। जैसे प्राकृतिक विपदाएं, भूकंप आ गया, सुनामी किसको कहते हैं? सुनामी कहते हैं जो समुद्र में भूकंप के कारण जो तूफान की लंबी लंबी लहरें उठती है पानी में, वो होती है सुनामी। तो ये तो मुख्य रूप से सरकार पीड़ितों की सहायता कौन करती है? सरकार ही करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। सरकार का न्यायालय यानी कि कोर्ट किसका अंग होता है? कोर्ट भी सरकार का ही एक अंग होता है। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, जो कौन कौन से? पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो ये सरकार का ही एक मुख्य अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। अब आपको आश्चर्य तो हो ही रहा होगा कि भी सरकार इतने काम कैसे करती है, और इतने काम करने के लिए सरकार इन कामों को करना क्यों जरूरी है। भाई सरकार है, आपने और हमने चुना है, तो सरकार को तो करना ही होगा। अगर सरकार किसके लिए बनती है? सरकार बनती है जनता के लिए। राजा हो या चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, जब तक वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगी तो उनका शासन कैसे चल पाएगा। अब
जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरी होती है जिसे आवश्यक निर्णय से लिया जा सके। जब कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं, कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है। अब जैसे कई लोग मिलकर काम करते हैं तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है, भाई आप ये करोगे, ये वो करेगा, ये वो करेगा, इस तरह से की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि व्यवस्था आवश्यक निर्णय लिए जा सके। नहीं तो कोई कहेगा कुछ कर लो, कोई कहेगा कुछ कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे काम थोड़ी ना चल पाता है। कुछ नियमों की जरूरत होती है तो उन कामों को करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। जैसे अपने स्कूल का ही देख लो, अब ये थोड़ी ना है कि मेरा मन हुआ तो कभी मैंने SST बढ़ा दिया, कभी मेरा मन हुआ तो मैंने इंग्लिश बढ़ा दिया, कभी मेरा मन हुआ तो मैंने बढ़ाया ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उनके लिए जो नियम बनाते हैं तो अपने भी स्कूल में एक प्रकार से जैसे सारा का सारा मैनेजमेंट है वो एक प्रकार की सरकार है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अब जैसे आप अपना बीकानेर से पाकिस्तान थोड़ा ही दूर है, अपन तो पाकिस्तान बॉर्डर पे ही रहते हैं, तो अपने यहाँ सरकार की तरफ से सरकार ने संसाधनों पर नियंत्रण कर रखा है और देश की सीमाओं की ऊपर सुरक्षा की जरूरतों को उन्होंने पूरा कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के जवान तैनात रहते हैं। यहाँ तोपों की हर वक्त तोपें तनी रहती हैं, लोगों और सीमा के आर पार आने जाने वाले अवैध लोगों पे निगरानी वगैरह रखी जाती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, लोगों के लिए सरकार कई काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब ये तो है नहीं कि आप रहते हो अमेरिका में रह रहे हो और नियम आपके भारत के लागू हो रहे हैं, नहीं, या आप अमेरिका में रह रहे हो और भारत के नियम मान रहे हो, ऐसा नहीं है। जो जहाँ रहेगा और वो वहीं के निर्णय उनके नियम मानेगा। वह नियम बनाती है यानी कि सरकार कानून बनाती है, निर्णय लेती है यानी कि फैसला लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे अभी नया नियम क्या लागू हुआ है? नया नियम ये लागू हुआ है अपने देश में कि 15 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और नया नियम यह है कि वैक्सीनेशन स्कूलों में और सभी जगह फ्री में की जाएगी। तो ये नियम किसने बनाया है? ये नियम बनाया है सरकार ने, और उसको लागू भी किसने किया है? उसको लागू भी किया है सरकार ने। अब ये वैक्सीनेशन अनिवार्य वाला नियम किसने? भारत सरकार ने लागू किया है। तो ये पाकिस्तान पे थोड़ी लागू होगा, नहीं, ये तो केवल भारत पे ही लागू है। अब है सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सोच सकती है? अब यहाँ सोच सकती भी हो सकती है और सोच सकता भी हो सकता है, क्योंकि लड़के हैं तो सोच सकती और लड़का है तो सोच सकते हैं कि सरकार ये इंतज़ाम कैसे करती है। सरकार को कितने सारे अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवारी होती है। अलग अलग सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। अलग अलग सरकारें होती हैं वो अलग अलग स्तरों पर यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार के कितने स्तर हो गए? अब सरकार में इसमें 3 स्तर हो गए। देखो, पहला हो गया स्थानीय स्तर, दूसरा हो गया राज्य स्तर और तीसरा हो गया राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर सरकार का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय स्तर पर सरकार का क्या मतलब हो गया? स्थानीय स्तर पर हो गया शहर, आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है, यानी कि पंचायत वाला जो नियम है वो स्थानीय स्तर पर लागू होगा। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, यानी कि जैसे अपने राजस्थान है तो अपनी राजस्थान सरकार होगी। और अभी राजस्थान में किसकी सरकार है? अभी राजस्थान में श्री अशोक गहलोत की सरकार है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है इसका संबंध हमारे पूरे के पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। इसी किताब में हम आगे वाले जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। और जब आगे की कक्षाओं में जैसे 7th 8th में आप जाओगे
तब आपको राज्य और राष्ट्रीय सरकार किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, ये हमारे देश का नक्शा है भारत का। तो राजस्थान है इसमें, ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है। क्योंकि ये पुराना नक्शा है तो इसमें जम्मू और कश्मीर साथ में दिखाया गया। तो अब इनमें सभी राज्यों में क्या है, अलग अलग सरकारें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, पंजाब में मनदीप सिंह चन्नी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो ये सब क्या हुआ, ये सरकारें हुई। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। सरकार जो भी कानून बनाती है वो देश में रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अब कानून का मतलब होता है नियम। कोई भी काम करोगे आप नियम के हिसाब से करोगे तभी आप कार्य कर पाओगे। अगर बिना नियम के या बिना किसी व्यवस्था के आप काम करोगे तो ये काम करना क्या संभव हो पाएगा? नहीं। आप उठ 8:30 बजे रहे हो, 9:30 बजे तक स्कूल आ रहे हो, तब तक तो क्या हुआ, हिंदी का पीरियड आके चला गया या मैथ का पीरियड आके चला गया। अब आपके हिसाब से तो फिर मैथ का पीरियड नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही क्या हो गया, तो ये नियम जो होते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार से कानून होते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ताकत भी होती है कि उन्हें लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य किया जाए। और सरकार ने कानून बनाने के पास जैसे की ताकत होती है वैसे ही सरकार के पास ये ताकत भी होती है कि उन कानूनों को मानने के लिए कैसे बाध्य किया जाए। जैसे सरकार ने अभी एक नया दिशा निर्देश जारी किया था कि रात को 8 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, 8 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वैसे ही अभी सरकार ने आदेश जारी करके कह दिया कि हर संडे को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। तो इस बार आप लोगों ने देखा था ना, अखबार में भी आया था कि पूरा का पूरा मार्केट बंद था संडे को, और जो लोग बाहर निकल रहे थे उन्होंने सरकार के नियम नहीं माने, सरकार की बात नहीं मानी, तो उनके खिलाफ चालान पेश किए गए, उनको डंडों से कई लोगों की पिटाई भी हुई। तो ये सब क्या हुआ, सरकार हुई और सरकार के बनाए हुए कानून और उन कानूनों को मानने के लिए जो बाध्यता हुई है वो है। उदाहरण के लिए एक कानून, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए उसका एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। और जिसके पास बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको क्या होता है, उसको जेल भी हो सकती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि क्या लोगों के लिए उसको मानना क्यों जरूरी है। अब कई प्रकार के कानून होते हैं, उसको मानना लोगों के लिए क्यों जरूरी होता है। दूसरा कानून क्या हुआ, जैसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अभी नया कानून बना है कि 8 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। तो कोरोना महामारी के चलते हुए इस कानून को मानना लोगों के लिए क्यों जरूरी है, ताकि कोरोना महामारी को कंट्रोल में किया जा सके। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कुछ सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा भी लोगों को लगे कि उस किसी कानून को का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो भी कुछ अन्य कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है या जा सकती है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की धर्म की वजह से या आपकी जाति की वजह से आप लोगों को किसी भी प्रकार की नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में यानी कि अदालत में आप जा सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन सही नहीं हो रहा है। यानी कि आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि भी मैं तो इस नौकरी के लिए बिल्कुल योग्य हूँ, फिर भी मेरे को ये नौकरी क्यों नहीं दी गई, इसके बारे में मुझे तत्काल जानकारी दी जाए और मुझे ये नौकरी, क्योंकि मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा लायक उम्मीदवार थी, फिर भी मेरे को ये नौकरी नहीं मिली, तो मेरे को ये नौकरी जो
मेरिट के आधार पर मेरा नंबर पहले था तो मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो नियम है वो सरकार की तरफ से कानून अदालत ये करवाती है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। जब इस प्रकार की कई बार बात हो जाती है तब न्यायालय होता है, यानी कि कचहरी कोर्ट होता है, वो ही कदम सरकार को आदेश देती है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने अथवा उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? सरकार को निर्णय लेने, कानूनों को बनाने या उन्हें पालन करवाने या उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? कोई ना कोई तो देता ही होगा, तभी तो सरकार इतनी पावरफुल होती है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसी सरकार है। अब यह है कि इस बात का जो निर्णय है या इस बात का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर इस बात पे निर्भर करता है कि आपके यहाँ किस प्रकार की सरकार है, आपके देश में या आपके राज्य में किस प्रकार की सरकार है, लोकतंत्रीय सरकार है या राजतंत्रीय सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। जैसे अपने से चुने हुए लोग ही तो सरकार के लिए कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं हमारे लिए। जैसे अपने यहाँ से एमएलए कौन है? अपने यहाँ से 7 एमएलए। और एमपी कितने? एमपी 1 है, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। तो वो ही अपने दिल्ली में हैं, तो वो अपने लिए कानून बनाने में हमारा पक्ष रखते हैं। और 7 एमएलए हमारे हैं। बीकानेर से 7 एमएलए हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन बीकानेर प्रॉपर में दो एमएलए हैं, एक बीकानेर पूर्व से और एक बीकानेर पश्चिम से। बीकानेर पूर्व से हमारी सिद्धि कुमारी जी हैं और बीकानेर पश्चिम से कौन है? श्रीमान बीडी कल्ला जी। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? वो चुनावों के द्वारा चुनी जाती है। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। आप अपनी पसंद के नेता को ही तो वोट देते हैं हम लोग, और फिर सरकार चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। एक बार जब चुन लिए जाते हैं तो ये लोग आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर यह बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। लोकतंत्र में जब आप निर्णय लेते हो सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों के आधार बताना होता है और सफाई भी देनी पड़ती है। कई बार कुछ कानून बन जाते हैं तो उस कुछ कानूनों के लिए या कुछ बातों के लिए सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ता है कि भी ये कानून बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इस कानून को बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी और कितनी जरूरत है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। एक दूसरी प्रकार की भी सरकार होती है उसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसे राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा या रानी के पास। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। राजा के पास निर्णय लेने के लिए और सरकार चलाने के लिए एक छोटा सा समूह होता है। लेकिन सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो तो बड़ा समूह होता है और उस पर वो चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तो उसी के पास है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? वो केवल राजा ही लेता है। लेकिन लोकतंत्रीय सरकार में क्या होता है? लोकतंत्रीय सरकार में सबकी सहमति से ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अगर राजा ने कोई नियम बना दिया तो राजा को तो उस नियम के लिए कोई भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोकतंत्रीय सरकार में तो अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसके लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे उसका आधार पूछ सकते हो। लेकिन राजतंत्र में यह सब संभव नहीं है। अब है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। भारत कैसा तंत्र है? भारत एक लोकतंत्र है। इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों से लगभग हमने 300 सालों तक लड़ाई लड़ी है, तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र को पाने के लिए संघर्ष किए हैं। और दुनिया में और भी कई देश हैं जहाँ
लोकतंत्र है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास नेता चुनने की शक्ति होती है। आप लोगों को पहले बता दिया कि लोकतंत्र में की जो मुख्य बात यह है कि लोगों को अपना नेता चुनने की शक्ति होती है, लेकिन राजा आप नहीं चुन सकते। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। यानी एक सीधा सीधा अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। और लोकतंत्र की सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो डॉक्टर अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र में सबसे मूलभूत विचार क्या है? यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। अब जैसे जो सांसद चुने गए हैं या एमएलए एमपी चुने गए हैं वो कौन है? हमारे और आपकी तरह एक जनता ही तो, आम जनता ही है। उन्हीं को तो हमने चुनकर भेजा है, तो वही हमारे लिए वो खुद ही नियम बना रहे हैं, खुद ही सरकार में भागीदारी कर रहे हैं। आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि हो गए ना हमारी तरफ से, तो जैसे पूरी बीकानेर की आबादी का प्रतिनिधि तो एक आदमी कौन कर रहा है, और वो एक आदमी कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? हमारी संसद में श्री अर्जुन राम जी मेघवाल कर रहे हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है, वही आपकी बात रखता है, उसी तरह से हमारे पूरे बीकानेर का मॉनिटर कौन हुआ? फिर हमारे पूरे बीकानेर के मॉनिटर कौन हुए? हमारे पूरे बीकानेर के मॉनिटर हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर, ये क्या होता है? प्रतिनिधि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये सारे प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और ये सभी प्रतिनिधि, जैसे हमारी संसद में हमारे पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी संसद में हमारे देश के लिए पूरे चुने हुए सारे प्रतिनिधि हैं, वो निर्णय लेते हैं सारी जनता के लिए। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि आप लोग लोकतांत्रिक सरकार तब तक नहीं कहलाती जब तक आपके वयस्क नागरिक कौन कहलाता है? वयस्क नागरिक वह व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो, या 18 साल जिसने अभी उसको लगा है और जिसको वोट देने का अधिकार दिया गया है, वही वयस्क नागरिक कहलाता है। और लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है? वही होती है जिसमें सभी वयस्क नागरिक अपने जिनको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा नहीं है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी? पहले क्या था कि लोकतांत्रिक सरकारों में भी पहले औरतों को और गरीब लोगों को क्या होता था? वोट देने का अधिकार नहीं था। अपने भारत में भी जो वोटिंग प्रणाली शुरू हुई थी वो हालांकि अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, लेकिन महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था वो 1925 में दिया गया था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। शुरू में अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुई। यहाँ क्या हुआ? जब लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ तो यहाँ केवल वोट वोट देने का अधिकार किनका था? जो पढ़े लिखे थे, यानी कि एजुकेटेड थे, और जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी वही केवल वोट दे सकते थे। गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं के नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी कि जो देश में जो कानून बनते थे वो केवल उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंग बनते थे, और जो उनको अच्छे लगते थे वही कानून बनते थे। उनमें गरीबों के लिए कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था।
इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। अब भारत में भी क्या हुआ कि बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था शुरू में, तो आज़ादी से पहले। इसलिए जनता ने इसके लिए संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी जोर शोर से इसकी मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने लिखा, जिसके गांधी जी क्या थे, यंग इंडिया पत्रिका जिसके गांधी जी संपादक थे, उन्होंने लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी कहते हैं कि भी मैं तो इस विचार से को सहन ही नहीं कर सकता कि भी जिसके पास पैसा है वो वोट देगा लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, यानी कि वो एक अच्छा वो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, पर उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो एजुकेटेड भी नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसको गरीब होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उसका अपराध क्या है? वो एक गरीब आदमी है, ईमानदारी से काम करता है। अब पैसा तो क्या होता है, चोर उचक्कों के पास भी होता है, जो टैक्स चोरी करते हैं उनके पास भी पैसा होता है। केवल उनको अगर टैक्स चोरी के आधार पर पैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए तो फिर क्या वो लोग अच्छे हुए? नहीं, वो तो देश को बर्बाद ही करें ना टैक्स चोरी करके। लेकिन पैसा तो है, तो वोट तो वो दे रहे हैं, कानून वो बना रहे हैं, तो वो फिर वो कानून किसके हिसाब से बनाएंगे? वो अपने सुविधा के हिसाब से कानून बनाएंगे। अब है संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। कहीं भी संसार में सरकारों ने अपनी स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटा। हर कोई ये चाहता है कि मैं एक दूसरे पे शासन करूं। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ सरकार के कार्यों के लिए भागीदारी के लिए महिलाओं को और गरीबों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है वो है 1914 से 1919 के दौरान। 1914 से 1919 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध के दौरान ही जो मताधिकार के लिए की जो लड़ाई थी उन्होंने मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार को आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजों ने इसे एक सफ्रेज मूवमेंट कहा। अंग्रेजों ने इसको क्या कहा? सफ्रेज मूवमेंट कहा। सफ्रेज का अर्थ मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का मतलब क्या हो गया? वोट देने का अधिकार। और मूवमेंट का मतलब आंदोलन, यानी कि वोट देने के अधिकार का आंदोलन। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के माने जाते थे। अब जब ये मूवमेंट चला था, सफ्रेज मूवमेंट, तो इस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था, तो बहुत सारे लोग तो क्या हुए, विश्व युद्ध लड़ने के लिए सैनिक वगैरह थे, या लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करके आदमियों को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो अब जो महिलाएं बची गई थी उनको उन कामों के लिए बुलाया गया था जो पहले ये माना जाता था कि केवल आदमी ही कर सकते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों और उनकी व्यवस्था को करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। अब ये था कि अब लोगों को ये लगने लगा, अरे भाई ये तो काम सारे जो आदमी कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, बल्कि महिलाएं आदमियों से ज़्यादा अच्छा और बेहतर ढंग से काम कर सकती हैं। तो ये धारणा थी उनकी कि रूढ़िबद्ध धारणा। पहले भी एक बार ये आपके शब्द आया हुआ था शायद पहले लेसन में कि रूढ़िबद्ध क्या होता है। रूढ़िबद्ध होता है कि जो पहले से सोच रखा है भाई ये तो ये कर ही नहीं सकता, तो ये होता है रूढ़िबद्ध। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को
निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की, और जो महिलाएं आगे आके उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा नहीं, केवल हमें ही नहीं, केवल पढ़ी लिखी और शिक्षित महिलाओं को ही नहीं, केवल जो धनाढ्य जो धनवान महिलाएं उनको ही वोट नहीं देने का अधिकार नहीं मिले, बल्कि उन गरीब महिलाओं और अशिक्षित और अनपढ़ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी भी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किए। तो उन महिलाओं ने अपने प्रदर्शन किस प्रकार किए? उन्होंने जगह जगह अपने आप को लोहे की जंजीरों में यानी कि लोहे की सांकल में बांधकर प्रदर्शन किए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। उनमें से कई महिलाएं क्या हुई? वो भूख हड़ताल पर बैठ गई, कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल में गई। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला। जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। और इंग्लैंड में यह अधिकार कब मिला? 1928 में मिला। नीचे दी गई नीचे दी गई तालिका में के कथनों पर नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि ये सरकार किस स्तर के संबंधित हैं, और उनके आगे निशान लगाइए। पहला है, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कैसे होगा? कि भी रूस के साथ उनके संबंध कैसे होंगे? तो ये निर्णय कौन लेगा? हमारी राष्ट्रीय सरकार लेगी, यानी कि हमारी मोदी सरकार लेगी। पश्चिमी बंगाल सरकार के सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। अब पश्चिमी बंगाल की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ राजस्थान सरकार की सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय लेगा हमारी राज्य सरकार। उसके बाद है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, इसके बीच में नई रेल सेवा शुरू करने का निर्णय कौन लेगा? अब रेलवे है, वो रेलवे जैसा बड़ा विभाग है, तो उसका निर्णय कौन करता है? रेलवे लाइन वगैरह बिछाने का निर्णय कौन करता है? हमारी राष्ट्रीय सरकार करती है। एक गांव में सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। अब एक गांव में कोई कुआं खुदवाना है, भाई पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाना है या कुआं खुदवाना है, तो उसके लिए निर्णय कौन लेगा? हमारी स्थानीय सरकार, यानी कि हमारे सरपंच वगैरह भी इसका निर्णय ले सकते हैं। पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। पटना की जगह आप जयपुर ले लो, बीकानेर ले लो, कि भी कहीं भी बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय कौन लेगा? वहाँ की स्थानीय सरकार लेगी। हरियाणा सरकार सारे किसानों को मुफ्त में बिजली देने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा की सरकार है, तो वो कैसी सरकार हो गई? राज्य स्तरीय सरकार हो गई। अब है 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। अभी आपको पता होना चाहिए 20 में नोटबंदी शुरू हुई थी, तो वो नोटबंदी का निर्णय किसने लिया था? कि 1000 रुपये का नोट बंद किया जाएगा और उसकी जगह 2000 का नया नोट चलाया गया और 500 का नया नोट आया मार्केट में। तो ये निर्णय किसने लिया? ये निर्णय लिया हमारी केंद्रीय सरकार ने या राष्ट्रीय सरकार ने। तो सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हो गए? सरकार के 3 स्तर हो गए, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। और सरकार के 2 प्रकार मैंने मुख्य रूप से आपको बताया कौन कौन से हो गए। 2 मुख्य रूप हो गए। पहला हो गया लोकतांत्रिक, और दूसरा हो गया राजतंत्रीय। तो ये हो गए 2 सरकारें। इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो 3 था सरकारें, ये कंप्लीट होता है। छोटा ही लेसन है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।